कहाँ तक? ब्रेन तक। रिवीजन कर लिया है ना? याद भी हो गया होगा पूरा? अच्छा, टेस्ट हो जाएगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो शुरू किया जाए। इसका कलर कैसे चेंज होगा? देखिए यहाँ से ये और फोर ब्रेन में क्या लिखवाए थे? सेरिब्रम। सेरिब्रम तक हो गया था। चलो, सेरिब्रम में क्या लिखवाए थे कि इट इज द साइट ऑफ मेमोरी, आईक्यू, इंटेलिजेंस, क्लेवरनेस, लव, हार्ट, सब चीज के लिए केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम होता है। ठीक है, और ये ब्रेन का क्या है? सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? सेरिब्रम होता है। दूसरा पार्ट लिखिएगा इसका, डाइएनसेफेलॉन। दूसरा भाग लिखिएगा डाइएन सेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन, हाँ हिंदी भी सेम होता है। इसमें लिखिएगा इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ हंगरनेस एंड थ्रस्ट। यह भूख और प्यास का केंद्र है। यह भूख और प्यास का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ हंगरनेस एंड थ्रस्ट। किसका केंद्र है? भूख और प्यास का केंद्र है। दूसरा पार्ट, जो ये पहला पार्ट था दोनों ब्रेन का, फोर ब्रेन का, दूसरा पार्ट कौन सा है? मिड ब्रेन। ठीक है, यानी मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। इसमें लिखिएगा इट इज द साइट ऑफ, इट इज द साइट ऑफ विजन, विजन एंड हियरिंग। इट इज द साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग। यह देखने और सुनने का केंद्र है। यह देखने और सुनने का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग। साइट ऑफ विजन एंड हियरिंग। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क जो है फोर ब्रेन, उसके कितने पार्ट्स थे? दो पार्ट, पहला सेरिब्रम और दूसरा डाइएनसेफेलॉन। तो सेरिब्रम आप लोगों को याद हो गया है। डाइएनसेफेलॉन में क्या याद कर लोगे? भूख और प्यास का केंद्र, साइट ऑफ हंगरनेस और थ्रस्ट। मतलब भूख प्यास लगता है तो ब्रेन का कौन सा पार्ट इंफॉर्मेशन देता है? डाइएनसेफेलॉन। साथ ही साथ ये फिजिकल पेन का भी केंद्र है। ठीक है, फिजिकल पेन। फिजिकल पेन का मतलब क्या हो जाएगा? शारीरिक दर्द, मानसिक दर्द नहीं। कई लोगों को मानसिक दर्द भी होता है। ठीक है, डिप्रेशन में कौन सा दर्द होता है? मानसिक दर्द होता है। उसका केंद्र यह नहीं है। या दिल टूट गया तो कौन सा दर्द होगा? बोल नहीं रहे हो? मानसिक दर्द। तो उसका केंद्र यह नहीं है। किसका केंद्र है? फिजिकल पेन। माने हड्डी उड्डी में दर्द है, लीवर किडनी ढीला हो गया है, तब उसका दर्द होना कौन करवाता है उसको? डाइएनसेफेलॉन। भूख प्यास इसी से पता चलता है। मिड ब्रेन किसका केंद्र हो जाएगा? विजन एंड हियरिंग, यानी देखने का और सुनने का। इन दोनों को कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। ब्रेन का तीसरा पार्ट होता है हिंड ब्रेन। लिखिएगा हिंड ब्रेन।
हिंड ब्रेन को पश्च मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पश्च मस्तिष्क, हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क, या इसे हिंड ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं, इसके दो भाग हैं। पहला लिखिएगा सेरिब्रम, सेरिब्रम, डैश दे करके लिखिएगा। इट इज सेरिबेलम, हाँ ठीक है। इसमें लिखिएगा इट इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड स्मॉल ब्रेन। यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है, यह मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जिसे छोटा दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इसी का लिखिएगा। इट कंट्रोल मस्क्यूलर एक्टिविटी, यह मांसपेशीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है, यह मांसपेशीय गतिविधियों का नियंत्रण करता है। इट गेट्स स्टिमुलाई फ्रॉम मिडिल पार्ट ऑफ ईयर, यह कान के मध्य भाग से उद्दीपनों को ग्रहण करता है, कान के मध्य भाग से उद्दीपनों को ग्रहण करता है। इट गेट्स स्टिमुलाई फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ ईयर। हो गया। और दूसरा पार्ट इसका लिख लीजिएगा, मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेडुला ऑब्लेंगाटा, इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कॉर्ड, यह मेरु रज्जु से जुड़ा होता है, यह मेरु रज्जु से जुड़ा होता है। इट इज द साइट ऑफ मीटिंग in taking food, balance the rate of respiration etc. यह उल्टी निगरण तथा निगरण माने भोजन को निगलना, निगरण तथा श्वसन दर का नियंत्रण करता है। उल्टी, निगरण तथा श्वसन दर का नियंत्रण करता है। हो गया, श्वसन दर का नियंत्रण करता है। तो देखो हिंड ब्रेन जो है इसका कितना भाग हो जाएगा? दो भाग, एक हो गया सेरिबेलम और दूसरा मेडुला ऑब्लेंगाटा। तो सेरिबेलम का जो फंक्शन अगर देखोगे तो क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, जिसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। यह किसको कंट्रोल करेगा? मांसपेशीय गतिविधियों का। तो मांसपेशीय गतिविधियां जितनी सारी होती हैं ये सब किस में आ जाएगा? वॉलेंटरी एक्शन में। मांसपेशीय गतिविधियां कैसा एक्शन है? वॉलेंटरी एक्शन, मतलब ऐच्छिक क्रिया है, हम लोगों के कंट्रोल में होता है। तो कंट्रोल एक्टिविटीज को ये क्या करता है? निर्धारित करता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, मस्कुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? ईयर, कान। कान हम लोगों के बॉडी का क्या है? बैलेंसिंग ऑर्गन है। कान के अंदर में पाया जाता है बैलेंसिंग फ्लूइड।
वही बॉडी को क्या करता है, बैलेंस करता है। और वही फ्लूइड कई लोगों का गड़बड़ा जाता है, तो बार बार चक्कर वगैरह जो जिसको आता है ना, तो कान के बैलेंसिंग फ्लूइड गड़बड़ होने के कारण आता है। चलते चलते इसका घूमने लगता है माथा, उसका बैलेंसिंग फ्लूइड क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो बॉडी को बैलेंस करने में इस कान का रोल है। इस कान को का जो बाहरी भाग है, जो मिडिल पार्ट लिखा हुआ है ना, तो मिडिल पार्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, पिन्ना। मिडिल पार्ट का क्या मतलब है, पिन्ना। कान के मध्य भाग को क्या कहते हैं, पिन्ना। इसी से बॉडी क्या है, कंट्रोल है। बंदर में ये काम कौन करता है, उसका पूंछ करता है। ठीक है, बंदर के पोस्चर को मेंटेन उसका पूंछ करता है। हम लोगों के बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कौन करता है, ईयर करता है। आगे लिखा हुआ है मेडुला ऑब्लिंगाटा। तो मेडुला ऑब्लिंगाटा वोमिटिंग को और इनटेकिंग फूड, उल्टी और निगरण का केंद्र है, माने भोजन निगलना और उल्टी का। इसका मतलब ये बात किसकी कर रहा है, एपिग्लॉटिस का। किसका बात कर रहा है, एपिग्लॉटिस का। एपिग्लॉटिस कहां पर है, फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करने का काम करता है। यानी एपिग्लॉटिस को कंट्रोल करेगा मेडुला, और एपिग्लॉटिस कंट्रोल है तो वोमिटिंग और भोजन को निगलना भी क्या है, कंट्रोल है। बात आई समझ में। आगे लिखा हुआ है इट हेल्प द बैलेंस ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन दर को क्या करेगा, बैलेंस। मतलब 1 मिनट में कितना बार, 15 से 17 बार जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है उसको भी यह क्या करता है, कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल हमने दिया ही था कि अगर इस पर चोट लग जाता है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। बताए थे ना आप लोगों को कि हवा में खिला करके बच्चा को अगर पटक दो, मैंने पटक नहीं दो, पटक का गया तो उसका श्वसन दर जो गड़बड़ हो जाता है वो मेडुला पर स्टिमुलाई पहुंचने के कारण होता है। ठीक है, इन सब का केंद्र कौन है, मेडुला ऑब्लिंगाटा है। चलिए अब हेडिंग बना लो, स्पाइनल कॉर्ड। क्या आप बताओ, सोच के बताओ। हाँ, सेरिबेलम। तभी ना मांसपेशीय गतिविधियां अनियंत्रित हो जाती है, उसको लगेगा कि वो स्थिर है, बाकी दुनिया डांस कर रही है। यही होता है ना, जैसे पैर यहाँ पर रखेगा, पैर रखाएगा इधर, खिड़की लगा दीजिए। पैर रखेगा यहाँ, पैर रखाएगा दाहिने बाहिने बायां रखाएगा, मतलब क्या होता है, उसका मस्कुलर एक्टिविटी बैलेंस नहीं रहता है। ठीक है, चलो स्पाइनल कॉर्ड हेडिंग बना लो। इसमें लिखिएगा स्पाइनल कॉर्ड में इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्पेस ऑफ, इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्पेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इट इज लोकेटेड बिटवीन द स्पेस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। यह मेरुदंड के किनारे, यह मेरुदंड के किनारे स्थित होता है, स्थित होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम मतलब रीढ़ की हड्डी, उसके किनारे और बीचों बीच स्थित कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज द साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज द साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। यह प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, यह प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहा जाता है, जिसका कंट्रोल हम लोगों का ब्रेन नहीं करता है। कौन करता है कंट्रोल, स्पाइनल कॉर्ड, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जिसमें सोचने का जरूरत नहीं पड़े, वही डिसीजन लेना हो। तो क्या हो सकता है एग्जाम्पल, जैसे गर्म प्लेट छुओ तो हाथ अपने आप क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, या फिर गर्म कुछ भी वस्तु छूने पर हाथ अलग हो जाता है। आप बाइक चला रहे हैं, आंखों के सामने अगर कोई कीट पतंगा आ जाए तो आंखें क्या हो जाती हैं, स्वतः बंद हो जाती हैं, वो भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। तो देखो, नॉर्मल हम लोगों के बॉडी में कोई एक्टिविटी कंट्रोल हो रहा है तो सबसे पहले मैसेज को कौन रिसीव करता है, तो सेंस ऑर्गन। मैसेज कौन रिसीव करेगा बाहर से, सेंस ऑर्गन। तो क्या हम लोग सेंस ऑर्गन को रिसेप्टर कह सकते हैं, सेंस ऑर्गन या फिर रिसेप्टर, यानी ग्राही, रिसेप्टर। सेंस ऑर्गन मैसेज को किसे देगा बताओ, डेंड्राइट्स को यानी न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स मैसेज को किसे देता है, स्पाइनल कॉर्ड को। और स्पाइनल कॉर्ड किसे देता है, ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन को। हाँ, न्यूरॉन, एक दो टॉपिक है पूरा, इसको खत्म कर देते हैं। ब्रेन
और ब्रेन के बाद क्या लिखोगे, देखो हो गया। अब यहां से कोई जो जा रहा है सेंस ऑर्गन से क्या गया, यहाँ न्यूरॉन, न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन। तो क्या जा रहा है यहाँ पर, इंफॉर्मेशन जा रहा है। इंफॉर्मेशन किस रूप में जा रहा है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के रूप में। ही क्वेश्चन रिसेंटली पीसीएस एग्जाम का, यूपी पीसीएस का है कि कोई भी इंफॉर्मेशन सेंस ऑर्गन से ब्रेन में जाता है तो कौन से आवेग के रूप में जाता है, इलेक्ट्रिकल आवेग के रूप में, विद्युतीय आवेग के रूप में। अब ब्रेन क्या करेगा, डिसीजन देगा। तो ब्रेन का डिसीजन कहाँ, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से न्यूरॉन, न्यूरॉन से सेंस ऑर्गन। तो ये किस रूप में आता है बताओ, मैग्नेटिक इंपल्स, मैग्नेटिक इंपल्स के रूप में आएगा, चुंबकीय आवेग के रूप में आएगा। इसीलिए कौन से मशीन का उपयोग यहां पर किया जाता है, ईसीजी मशीन का। बताए थे ना आप लोगों को, ईसीजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ किसे पकड़ेगा, इलेक्ट्रिक इंपल्स को नहीं पकड़ता है, मैग्नेटिक इंपल्स को पकड़ता है। समझ में आ रहा है। तो इंफॉर्मेशन जाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में और डिसीजन आएगा किस रूप में, मैग्नेटिक इंपल्स में। तो ये इंफॉर्मेशन कौन लेकर के जा रहा है, तो जो लेकर के जा रहा है इस नर्व को क्या कहोगे, सेंसरी नर्व। कौन लेकर के जा रहा है, सेंसरी नर्व। और डिसीजन कौन लेकर के आ रहा है, मोटर नर्व। कौन लेके आएगा, मोटर नर्व। इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व और डिसीजन मोटर नर्व। जैसे घर में टंकी लगता है तो मोटर में से पानी खींच के टंकी में पहुंचता है तो अलग पाइप रहता है, और टंकी का पानी उतरेगा तो अलग पाइप रहेगा, कि सेम रहता है, अलग अलग रहता है ना। तो इंफॉर्मेशन किससे जाएगा, सेंसरी नर्व से। डिसीजन कौन लेकर आएगा, मोटर नर्व। मोटर नर्व में कौन सा इंपल्स, मैग्नेटिक इंपल्स। और सेंसरी नर्व में कौन सा इंपल्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। आज हार्मोन्स। समझ गए, आगे बढ़े। अब नॉर्मल अगर पूछे आपसे कि रेफ्लेक्स एक्शन के कोई एग्जांपल से समझाओ, तो रेफ्लेक्स एक्शन अगर पूछ दे आपसे तो क्या कहोगे, रेफ्लेक्स एक्शन में क्या हट जाएगा, क्या हट जाएगा, ब्रेन हट जाएगा। रेफ्लेक्स एक्शन अगर होगा तो रेफ्लेक्स एक्शन में ये ब्रेन जो है ये हट जाएगा। बाद बाकी यहां से क्या हो गया, ये रेफ्लेक्स एक्शन हो गया। ठीक है। अब डिसीजन आया, इंफॉर्मेशन आया और स्पाइनल कॉर्ड क्या भेज दिया, डिसीजन भेज दिया, ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है। अब बाद बाकी अगर ब्रेन के थ्रू जा रहा है तो वो नॉर्मल एक्शन है। क्लियर। तो साइट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कौन हो जाता है हम लोगों का, ब्रेन हो जाता है, ये स्पाइनल कॉर्ड हो जाता है। क्लियर। चलिए अगला हेडिंग बनाइएगा, पीएनएस। नेक्स्ट हेडिंग बना लो पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस। पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। पीएनएस में यह तंत्रिकाओं के निकलने का केंद्र है, यह तंत्रिकाओं के निकलने का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ एराइजिंग नर्व्स, इट इज द साइट ऑफ एराइजिंग नर्व्स। यह तंत्रिकाओं के निकलने का केंद्र है, तंत्रिकाओं के निकलने का केंद्र है। अगला पॉइंट, नर्व्स एराइज्ड फ्रॉम टू प्लेसेस। तंत्रिकाएं दो जगहों से निकलती हैं, तंत्रिकाएं दो जगहों से निकलती हैं। तंत्रिका लिखने आता है ना, हाँ, तंत्रिका की जगह तांत्रिक मत लिख दीजिएगा। तंत्रिकाएं दो जगहों से निकलती हैं। पहला, पहला लिखिएगा क्रैनियल नर्व, पहला लिखिएगा क्रैनियल नर्व, क्रैनियल नर्व। डैश दे करके लिखना है, यह मस्तिष्क से निकलती हैं। दीज आर एराइज्ड फ्रॉम ब्रेन, यह मस्तिष्क से निकलती हैं। दीज आर एराइज्ड फ्रॉम ब्रेन, मस्तिष्क से निकलती हैं। हो गया। इनकी संख्या 12 जोड़ा है, इनकी संख्या 12 जोड़ा है। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व। दूसरा लिखोगे स्पाइनल नर्व, पहला था क्रैनियल नर्व, दूसरा लिखिएगा स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व। इसमें लिखिएगा दीज नर्व्स एराइज्ड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड,
The nerves arised from a spinal cord. ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या मेरु रज्जु से निकलती हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। टोटल नंबर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर। टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर 31 पेयर। इनकी संख्या 31 जोड़े है। इनकी संख्या 31 जोड़े है। दोनों का संख्या याद रखोगे। क्रैनियल नर्व कितना होगा? 12 जोड़े, और स्पाइनल नर्व कितना होगा? 31 जोड़ा। ठीक है, याद रखना है। क्रैनियल नर्व कहां से निकलेगा? ब्रेन से। स्पाइनल नर्व कहां से निकलेगा? स्पाइनल कॉर्ड से। इन्हीं दो जगह से नर्व्स निकलते हैं। चलिए तीसरा हेडिंग बना लेना, एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। थर्ड और लास्ट लिखिएगा एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। वो पढ़ा दिए हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस हुआ था ना? नहीं हुआ था? हाँ, कल के क्लास में हुआ था भाई। एएनएस में लिखिएगा, इट इज द साइट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। यह अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। इट इज द साइट ऑफ इनवॉलेंट्री एक्शन। यह अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल में छींक, खांसी, स्नीजिंग, कफिंग, कांपना, ठंड लगने पर कांपना, सिवरिंग, कांपना, सिवरिंग, वोमिटिंग, एक्सेट्रा। ठीक है, इन सबको नियंत्रित कौन करेगा? एएनएस। तो एएनएस नाम से ही पता चल जा रहा है, ऑटोनोमस। ऑटोनोमस माने इनवॉलेंट्री, विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई अस, जिसे हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए इतना ही। तो प्लांट में हमने आपको क्या लिखवाया था कि प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कितने तरह से होता है? दो तरह से, ट्रॉफिज्म से और हार्मोन से। याद है? ट्रॉफिज्म और हार्मोन। हम लोगों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किससे होगा? नर्वस सिस्टम से और हार्मोन से। प्लांट में ट्रॉफिज्म, हार्मोन, और हम लोगों में नर्वस सिस्टम और हार्मोन। तो नर्वस सिस्टम पढ़ लिए, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस। न्यूरॉन्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। अब अगला हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन हार्मोन। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा ह्यूमन हार्मोन, मानव हार्मोन। मानव हार्मोन, मानव हार्मोन। अब देखो, हार्मोन हो या फिर इंजाइम हो, ये दो चीज हम लोगों का बॉडी तैयार करता है, और इन दोनों को तैयार किसके द्वारा किया जाता है? ग्लैंड्स से। ग्लैंड्स को क्या कहते हैं? ग्रंथि। ग्लैंड्स या फिर ग्रंथि। कितने तरह का होता है? 3 तरह का हो सकता है। एक क्या हो जाएगा? इंडोक्राइन, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, ये 3 तरह के होंगे। इंडोक्राइन ग्लैंड की क्या क्या विशेषताएं हैं? तो पहली विशेषता होती है कि यह डक्टलेस, लिख देते हैं फिर समझाएंगे, यह डक्टलेस होता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह हार्मोन स्रावित करता है। इसके एग्जाम्पल में लिख लेना, प्यूटिटरी ग्लैंड, हिंदी में इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि। दूसरा लिखिएगा थायराइड ग्लैंड, अवटु ग्रंथि। तीसरा लिखना पाराथायरॉइड ग्लैंड, पराओटु ग्रंथि। उसके बाद लिखिएगा थाइमस ग्लैंड, इसको थाइमस ग्रंथि ही कहेंगे। उसके बाद लिखिएगा पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि। उसके बाद एड्रीनल ग्लैंड, इसको अधिवृक्क कहते हैं।
ठीक है, कितना हो गया? 6 हो गया ना, और एक 7 में लिख लेना, 7वां गोनैड, जनन ग्रंथि। एक्सोक्राइन जो होगा, एक्सोक्राइन में पहला पॉइंट लिखिएगा, यह डक्टेड होती हैं। दूसरा पॉइंट लिखना है, यह इंजाइम स्रावित, स्रावित माने सेक्रीट, स्रावित करता है। थर्ड पॉइंट लिखना, सभी इंजाइम प्रोटीन होते हैं, इन्हें बायोकैटालिस्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल में इसका हो सकता है कौन कौन सा? सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड जठर ग्रंथि, लैक्रेमल ग्लैंड लैक्रेमल ग्रंथि इत्यादि। ये सब आपका एक्सोक्राइन है। लैक्रेमल मतलब अश्रु ग्रंथि होता है, आंसू निकालने वाला। उसके बाद है मिक्स्ड ग्लैंड, तो लिखना है यह हार्मोन तथा इंजाइम दोनों स्रावित करता है। दोनों स्रावित करता है। इसका एग्जाम्पल कौन है? पैनक्रियाज। इसका अल्फा सेल बताओ, लिखाए थे ना, कौन सा हार्मोन? सब भुला गए? ग्लूकागॉन। इसका बीटा सेल इंसुलिन, और गामा सेल, कॉपी नहीं पलटो, सोमैटो एस्टेरिन। क्या? हाँ, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि। क्या?
चलिए देखिए इसको, तो इंडोक्राइन जो है इसको अंतःस्रावी कहेंगे। किसको सेक्रीट करेगा? तो देखो इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इंडोक्राइन ग्लैंड कैसा होता है? डक्टलेस। डक्टलेस का हिंदी होता है नलिका विहीन, ठीक है, नलिका विहीन। जैसे मान लो यहां पर कोई ये ग्रंथि है, ग्लैंड है, इसमें अगर कोई नलिका, कोई डक्ट लगा हुआ रहेगा तो ये कौन सा हो गया? एक्सोक्राइन, ठीक है। और ये कोई ग्रंथि है, इसमें कोई डक्ट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंडोक्राइन। अब समझना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट क्यों होता है और इंडोक्राइन में नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, इसको क्या तैयार करना है? इंजाइम। क्या बनाएगा? इंजाइम। और इंजाइम का रोल किसमें होता है? पाचन में, ठीक है। अब इंजाइम जो यह बनाएगा, वो इंजाइम इसी डक्ट के थ्रू फ्लो होकर के अपने टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। अगर इंजाइम रक्त में मिल जाएगा तो रक्त है आपका एल्कलाइन, इंजाइम को क्या कर देगा? निष्क्रिय कर देगा, खराब कर देगा, वो बेकार हो जाएगा। इसीलिए इंजाइम को फ्लो होने के लिए क्या चाहिए? डक्ट। इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसा होता है? डक्टेड। और इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या तैयार करेगा? हार्मोन। क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। और हार्मोन को कहां पर मिलना होता है? ब्लड में। अगर डक्ट में ये बहेगा तो ब्लड में मिक्स नहीं होगा, तो ब्लड आकर के हार्मोन्स को रिसीव करके ले जाता है। इसीलिए एक्सोक्राइन ग्लैंड, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो डक्टलेस होता है। क्लियर है? ये क्या सेक्रीट करेगा? डक्टलेस ग्लैंड हार्मोन्स सेक्रीट करेगा। ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो अभी के क्लास में हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यूटिट्री, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, एड्रिनल और गोनेड्स। क्लियर है? डक्टेड ग्रंथि कौन होगा? एक्सोक्राइन। क्या सेक्रीट करेगा? इंजाइम्स। ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन आर नॉट इंजाइम। घटना चक्र वाली किताब में प्रोटीन का एक और नाम दिया गया है, बायो कैटलिस्ट, मतलब जैव उत्प्रेरक। किसे कहा जाता है? इंजाइम्स को कहा जाता है, प्रोटीन को कहा जाता है। कैटलिस्ट क्या काम करता है? तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है या घटाता है, लेकिन अपने रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। जैसे प्लेटिनम पाउडर हो गया, और क्या हो जाएगा आपका? मॉलिब्डेनम हो गया। ये सब किस में आता है? बायो कैटलिस्ट में आता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लैक्रेमल ग्रंथि। लैक्रेमल ग्रंथि कहां पर होता है? आंखों में। और क्या करता है? आंसू निकालने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? लैक्रेमल ग्रंथि कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये हार्मोन और इंजाइम दोनों स्रावित करेगा। इसका एग्जाम्पल कौन है? पैनक्रियाज, अग्नाशय। तो अग्नाशय में 3 सेल है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा सेल कौन सा हार्मोन? ग्लूकागॉन। बीटा सेल इंसुलिन। और गामा सोमैटोएस्टेरिन। सोमैटोएस्टेरिन क्या काम करेगा? अल्फा और बीटा के कार्य को नियंत्रित करेगा। इंसुलिन क्या काम करेगा? ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। ग्लूकोज, ग्लूकागॉन क्या काम करेगा? ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। हेडिंग बना लीजिएगा, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेडिंग बना लेना, इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। पीछे आवाज जा रहा है मेरा? बहुत पीछे है ना, उस तक पहुंचना थोड़ा। इंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। इसमें पहला हेडिंग बना लीजिएगा, प्यूटिट्री ग्लैंड। पहला हेडिंग बना लेना, प्यूटिट्री ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। इसमें लिखिएगा, यह ब्रेन के एस्फेनॉइड भाग में स्थित होती है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द एस्फेनॉइड रीजन ऑफ ब्रेन। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि, ब्रैकेट में लिख लेना, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। यह कभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स को नियंत्रित करती है।
अपवाद में लिखिएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड, एक्सेप्शन में लिखिएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। हो गया। चलो तो देखो प्यूटिटरी ग्लैंड कहां पर है, तो कई जगह पर आपको मिलेगा कि ऑप्शन में अलग अलग टाइप से पूछेगा। एक तो विकल्प हो जाएगा कि ब्रेन के किस हिस्से में है, स्फेनोइड, या फिर कई जगह पर मिलता है आपको कि ब्रेन के किस हिस्से में है, तो हाइपोथैलेमस, ज्यादातर हाइपोथैलेमस ही देता है। तो क्या याद रखना है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग में है या फिर स्फेनोइड भाग में है। ये कहां पर है एग्जैक्टली, तो हम लोगों के फोर ब्रेन के अग्र मस्तिष्क के सबसे बाहरी भाग में, यानी एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ। अब यहाँ एकदम मत समझ लेना, अगर ब्रेन तो हम लोगों के बीच में है ना, ये तो क्रैनियम वाला भाग है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर है हम लोगों का कौन सा ग्लैंड, चना के आकार का होता है, प्यूटिटरी ग्लैंड। ठीक है, इसका वजन कितना है, तो 0.6 ग्राम इसका वजन है। एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि यह मानव शरीर का दूसरा सबसे छोटा ग्लैंड है, दूसरा छोटा ग्रंथि, सेकेंड स्मॉलेस्ट ग्लैंड हम लोगों के बॉडी का प्यूटिटरी ग्लैंड है। पहला सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, पीनियल, क्या होता है पीनियल, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि प्यूटिटरी। अगर ऑप्शन में पीनियल नहीं लिखा हुआ है तो आप किसे टिक कर देंगे, प्यूटिटरी को टिक कर देंगे। क्लियर। तो यह दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, क्या कहते हैं इसको, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों के बॉडी के सारे ग्लैंड्स को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ह्यूमन बॉडी के सारे ग्लैंड को ये क्या काम करता है, कंट्रोल करता है। और सबको कंट्रोल करने के लिए ये अलग अलग हार्मोन्स निकालता है, उनको हार्मोन से हम लोग देखेंगे अभी। इसका एक्सेप्शन है एक, मतलब जो प्यूटिटरी ग्लैंड के कंट्रोल से बाहर है, कौन सा ग्रंथि, पैराथायरॉइड ग्लैंड। केवल ये पैराथायरॉइड को कंट्रोल नहीं करता है, बाद बाकी सभी को करता है। क्लियर। अगला पॉइंट लिखिएगा, इससे स्रावित निम्न हार्मोन है, इससे स्रावित निम्न हार्मोन है। इट सेक्रीट फॉलोइंग हार्मोन, इट सेक्रीट फॉलोइंग हार्मोन। पहला लिखिएगा STH, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन STH। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन हो गया। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह हड्डियों की लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है, यह हड्डियों की लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है। इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ बोन, इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ बोन, यह हड्डियों की लंबाई बढ़ाने का कार्य करता है, इलोंगेशन ऑफ बोन। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसकी कमी से निम्न रोग होते हैं। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ STH सेवरल डिजीज कॉज्ड, इसकी कमी से निम्न रोग होते हैं, निम्न रोग होते हैं। पहला लिख लेना, पहला लिखिएगा जाइंटिज्म और एक्रोमिगेली, पहला लिखिएगा जाइंटिज्म और एक्रोमिगेली, एक्रोमिगेली। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसमें हड्डियों की लंबाई बढ़ जाती है, इसमें हड्डियों की लंबाई बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा लिखिएगा ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म, इसमें व्यक्ति बौना हो जाता है, इसमें व्यक्ति बौना या नाटा हो जाता है। ठीक है।
मान लीजिए अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है, तो क्या कहिएगा? एसटीएच को। जैसे पौधा में वृद्धि हार्मोन किसे कह रहे थे? ऑक्सीन को। ऑक्सीन को कह रहे थे। वैसे हम लोगों में वृद्धि हार्मोन कौन है? एसटीएच है। ये क्या काम करेगा? हड्डी की लंबाई को बढ़ाएगा। जिस व्यक्ति में एसटीएच ज्यादा मात्रा में बन जाएगा उसको कौन सा रोग हो जाएगा? जाइंटेज। पता चला 9 फीट 10 फीट का इंसान हो गया। हम लोग खड़े हैं तो ऐसे देख के उसको बतिया रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बीमारी ही है। कई लोग देखिएगा 9 साढ़े 9 फीट के हैं, देखे आप लोग? हाँ ना ना, तो 9 फीट कहाँ रहता है उस सबका? 9 फीट साढ़े 9 फीट 10 फीट इसमें लंबाई हो जाता है। उन लोगों का तो एवरेज वेट हाइट होता होगा, तो खूब होता होगा एवरेज हाइट तो 7 फीट 6.5 फीट यही रहता है उन लोगों का, इससे ज़्यादा थोड़े होता है। इसमें 9 फीट का इंसान हो जाता है। वो एक्रोमिगेली है या जाइंटिज में। जाइंट माने क्या होता है? दानव, ठीक है, तो व्यक्ति दानव जैसा हो जाएगा। और ड्वार्फिज्म मतलब एसटीएच कम बना तो हड्डी का लंबाई नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो व्यक्ति क्या हो जाता है? बौना हो जाता है, छोटे कद का हो जाता है। तो दोनों बीमारी ये है, इसलिए बढ़ाना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉर्नवीटा। बॉर्नवीटा थोड़ी आता है, कॉम्प्लान आता है ना। हाँ, तो कॉम्प्लान पीना पड़ता है, बढ़ जाता है उससे। हाँ, एसटीएच आर्टिफिशियल रूप में तैयार नहीं किया जा सकता है, और तैयार होता है, कुछ दवाइयां हैं जिससे तैयार किया जाता है। एसटीएच शरीर में बनाने का काम किया जाता है, लेकिन कई बार वो ढेर हानिकारक ही हो जाता है। देखिएगा बहुत लोग हाइट बढ़ाने के लिए कैप्सूल खाता है, तो कैप्सूल खाया तो दाहिना हाथ बढ़ गया, बायां हाथ छोटे रह गया। अब एक हाथ बड़ा एक हाथ छोटा लेके घूम रहा है, पैर बढ़ गया एक छोटा रह गया, ठीक है, तो और अधिक खतरनाक हो जाता है। इसलिए लंबाई बढ़ाने का कोई आपके पास विकल्प नहीं है, एसटीएच रहेगा तभी बनेगा। चलिए दूसरा हार्मोन लिखिएगा एसटीएच के बाद, सेकंड में लिखिएगा टीएसएच। टीएसएच को कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हाँ, उससे फायदा मिलता है। क्योंकि देखो हम लोग मान रहे कभी आप खूब तनाव में हो, टेंशन में हो, कुछ करो मत, जब तनाव आए ना तो बाहर निकलिए, और बाहर निकल करके दौड़ना शुरू कर दीजिए। अभी नहीं कि धूप में रोड पर दौड़ रहे हैं, पागल घोषित कर देगा, ट्रैफिक वाला पकड़ के जेल में डाल देगा। सुबह में उठिए, उठ करके एकदम फील्ड रोड में भागना दौड़ना शुरू कर दीजिए। तो दौड़ोगे ना या फिर एक्सरसाइज करोगे तो हम लोगों का ब्रेन जो होता है वो एगो हार्मोन बनाता है, डोपामाइन हार्मोन। तो डोपामाइन हार्मोन जब बनाएगा ना तो खूब खुश हो जाओगे। खुशी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? डोपामाइन है। वो एक्सरसाइज के दौरान ही बनेगा। देखिएगा जिम उम करके आने के बाद या फिर किसी दिन योगा वगैरह करोगे ना, ये आज गिराएगा हमको चेयर, योगा वगैरह करोगे ना तो उस दिन क्या होगा? खूब खुश रहोगे। क्यों खुश रहोगे? क्योंकि डोपामाइन शरीर में ज्यादा रहेगा। योगा से हो सकता है, योगा से सब चीज का उपाय है। थायराइड वगैरह सब कंट्रोल हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब घट जाता है। फैटी लीवर जो होता है आज के समय में, फैटी लीवर कॉमन बीमारी है। आप अपना जा करके क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड कराइएगा तो आप में से 80% लोगों को फैटी लीवर का प्रॉब्लम आ जाएगा, लीवर में फैट जमा मिल जाएगा। अब कोई कुपोषित होगा एकदम ओकरा नहीं मिलेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी बाहर का खाता होता है ना उसको फैटी लीवर मिल जाएगा। फैटी लीवर दवा से ठीक नहीं होता है जल्दी, उसके लिए एक्सरसाइज योगा ही है। डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है कि 1 घंटा 45 मिनट डेली योगा करिए, और फिट रहने के लिए वो जरूरी भी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। शरीर बीमार है तो मन स्वस्थ कभी नहीं रहेगा। चलिए दूसरा हार्मोन लिखिएगा टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डैश देकर के लिखिएगा। यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन निकालने के लिए, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन निकालने के लिए प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सेक्रीट थायरॉक्सिन। यह थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। आपका थायराइड ग्लैंड कहां पर है? में, गला में। कहां पर है? विंड पाइप और ट्रैकिया के बीच में। श्वास नली और ट्रैकिया, याद है रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाए थे। ये हो गया मान लो आपका श्वास नली, और श्वास नली में नीचे की ओर यहाँ पर क्या है? ट्रैकिया। ये श्वास नली और ट्रैकिया के बीच में कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड।
तो थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन। इकलौता हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है कौन है? थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन आपका थायराइड ग्लैंड कब बनाएगा? जब आपका प्यूटिटरी ग्लैंड टीएसएच बनाएगा। प्यूटिटरी ग्लैंड टीएसएच बनाना बंद कर देगा, आपका थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाना बंद। ठीक है, तो टीएसएच निकाल करके थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन निकालने के लिए प्रेरित करता है। ये मत समझना कि टीएसएच जो है ये थायरोक्सिन है। अंतर समझ में आ रहा है? टीएसएच थायरोक्सिन नहीं है, ये थायरोक्सिन निकालने वाला हार्मोन है। क्लियर हो गया? तो टीएसएच के माध्यम से प्यूटिटरी ग्लैंड किसे कंट्रोल कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को। ठीक, चलिए अगला तीसरा हार्मोन लिखिएगा। थर्ड लिखिएगा एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉफिक हार्मोन, एसीटीएच। इसमें लिखिएगा, आज खत्म करेंगे इस चैप्टर को। एसीटीएच में लिखो ना, यह आज आप लोग जल्दी छोड़ देंगे, हम थोड़ा दयावान है, आप लोग को धूप नहीं लगे उसका ध्यान रखेंगे। टेस्ट का कहोगे तो हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्यूटर में रखा हुआ है, बस बोलेंगे प्रिंट होके आ जाएगा। सब सब्जेक्ट का मेरा क्वेश्चन तैयार है, पूरा फिजिक्स का, पूरा केमिस्ट्री का, पूरा बायोलॉजी का, चैप्टर वाइज क्वेश्चन तैयार है। हम बोलेंगे, बस मैसेज करेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन भेजिए, अब प्रिंट करने में जो समय लगे क्वेश्चन आ जाएगा। वोट ले ले, हम चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, वोट ले लें, सब तैयार है आपको छोड़ के। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन लिखिएगा। यह एड्रीनल ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? अधिवृक्क। यह एड्रीनल ग्लैंड को अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क इंग्लिश ही याद करो, समझे? अब कई बार मान लो आप डॉक्टर के पास गए, जाकर के कहें कि ओवरटू गड़बड़ हो गया है सर, तो क्या कहेगा कि मजाक उड़ा रहा है मेरा, पीट के भगा देगा। दवा की दुकान पर जाते हो तो क्या कहते हो कि ओवरटू का दवाई दीजिए कि थायराइड का दवाई दीजिए, तो बोलते हो अंग्रेजी, लिखोगे हिंदी। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। लिखिएगा, यह एड्रिनल ग्रंथि को कॉर्टिसोल, CORTISOL, कॉर्टिसोल हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू सेक्रीट कॉर्टिसोल। सेक्रीट कॉर्टिसोल हो गया। एड्रिनल ग्लैंड आपका कौन सा हार्मोन बनाएगा? बोलो, कॉर्टिसोल। इस कॉर्टिसोल में 3 तरह के हार्मोन हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड लिखाएंगे तब लिखा देंगे। तो आपका एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल बनाए, इसके लिए प्यूटिटरी ग्लैंड क्या निकालेगा? ACTH, मतलब एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद लिखिएगा चौथा हार्मोन ADH, इसको कहते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH लिखिएगा। इसका नाम आपको हम सुना चुके हैं, एक्सक्रीशन पढ़ा रहे थे, तो याद है? नहीं याद है? लिखोगे तो याद आ जाएगा। लिखो, यह किडनी को जल के पुनर्अवशोषण हेतु प्रेरित करता है। इट हेल्प्स किडनी टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर।
यह किडनी को जल के पुनर्अवशोषण हेतु प्रेरित करता है। किडनी पानी को रीअब्सॉर्ब करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा? यूरिन का, और यूरिया को फिल्टर होने के बाद बाहर निकालेगा किडनी से। तो किसकी सहायता से किडनी ये काम करता है? एडीएच की, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की सहायता से करेगा। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। नेक्स्ट कितना हो गया टोटल? 4 हार्मोन हो गया। पांचवा में लिखना LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन। अलग है। LTH, लैक्टोजेनिक हार्मोन। इसमें लिखिएगा इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोलैक्टिन। इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। यह शिशु के जन्म के बाद दुग्ध स्रावित करने में सहायता करता है। इट स्टिमुलेट मैमेमरी ग्लैंड और मिल्क सेक्रीशन आफ्टर द बर्थ ऑफ फीटस। आफ्टर द बर्थ ऑफ फीटस, ठीक है। संतान के जन्म के बाद मिल्क सेक्रीट करने के लिए प्रेरित कौन सा हार्मोन करेगा? LTH। और LTH का ही एक दूसरा नाम क्या है? प्रोलैक्टिन। चलो नेक्स्ट लिखना। मैमेमरी ग्लैंड्स। 6 में लिखिएगा GTH, गोनैडोट्रॉफिक हार्मोन। गोनैडोट्रॉफिक हार्मोन, GTH, गोनैडोट्रॉपिक हार्मोन। गोनैडोट्रॉपिक हार्मोन, GTH। इसमें लिखिएगा यह जनन ग्रंथियों को प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट जेनाइटल ऑर्गेन्स। यह जनन ग्रंथियों को प्रेरित करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा इसी का। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन हैं। इसमें 2 प्रकार के हार्मोन हैं। इट इंक्लूड्स 2 हार्मोन। पहला लिखिएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लिखेंगे यह अंडाशय, ओवरी, यह अंडाशय को अंडाणु स्रावित करने हेतु, यह अंडाशय को अंडाणु स्रावित करने हेतु तथा टेस्टिस को शुक्राणु मतलब स्पर्म, यह अंडाशय को अंडाणु स्रावित करने हेतु तथा टेस्टिस को शुक्राणु स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट ओवरी फॉर secretion of ovum and testis for secretion of sperm
दूसरा में लिखना LH, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो गया। इसमें लिखिएगा यह टेस्टिस को टेस्टोस्टेरॉन, यह टेस्टिस को टेस्टोस्टेरॉन स्रावित करने के लिए, स्रावित करने के लिए तथा ओवरी को एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट टेस्टिस फॉर, इट स्टिमुलेट टेस्टिस फॉर टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन एंड ओवरी फॉर एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन। अब शायद ये आप लोगों को क्लियर समझ में आया नहीं होगा कि FSH और LH है क्या। एक बार ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। GTH जो है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इसी में FSH और इसी में LH, ये दोनों आ गया। अब ये काम कैसे कर रहा है वो ध्यान से देखना। हमने क्या कहा आपको, GTH, GTH में कौन से दो हार्मोन हैं, FSH और दूसरा क्या हो गया, LH। ये GTH किसके किसके लिए है, तो जेनाइटल ऑर्गन के लिए, यानी मेल में टेस्टिस के लिए और फीमेल्स में ओवरी के लिए। ठीक है, इन्हीं दोनों के लिए ये हार्मोन है। अब टेस्टिस का भी दो काम है और ओवरी का भी दो काम है। टेस्टिस का पहला काम क्या है, गैमिट बनाना, क्या है, गैमिट। और दूसरा काम क्या है इसका, सेक्स हार्मोन बनाना। ठीक वैसे ही ओवरी का भी दो काम है, पहला काम गैमिट बनाना और दूसरा काम क्या बनाना, सेक्स हार्मोन बनाना। इन दोनों का दो दो काम है। गैमिट्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में युग्मक कहते हैं। तो टेस्टिस अगर पूछे कि कौन सा गैमिट बनाता है तो क्या कहोगे, स्पर्म बनाता है, स्पर्म सेल। और टेस्टिस कौन सा सेक्स हार्मोन बनाता है तो क्या कहोगे, टेस्टोस्टेरॉन। क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक वैसे ही ओवरी गैमिट के रूप में क्या बनाता है, ओभम। क्या बनाएगा, ओभम। और सेक्स हार्मोन के रूप में क्या बनाता है, एस्ट्रोजेन। तो टेस्टिस और ओवरी दो दो काम करता है, गैमिट्स का भी निर्माण करता है और सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करता है। मेल के शरीर के अंदर जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज आते हैं वो आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी 12 से 14 साल की अवस्था में आता है। और फीमेल बॉडी में जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंज आते हैं वो 10 से 12 साल की अवस्था में आता है। जैसे मेल में बियर्ड्स का निकलना, दाढ़ी मूछ का निकलना, आवाज का भारी हो जाना, कंठ का बाहर की ओर प्रेरित होकर के निकल आना, ये सब कब होता है, 12 से 14 साल में। और फीमेल्स में आवाज पतला हो जाना, यूटेरस का डेवलप्ड होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का शुरुआत होना, ये सब कब होता है, 10 से 12 साल में। तो फीमेल में 10 से 12 साल में कौन सा हार्मोन बनना शुरू होगा, एस्ट्रोजन। और मेल में क्या बनना शुरू होगा, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, तो मेल में टेस्टिस टेस्टोस्टेरॉन बनाए और फीमेल में ओवरी एस्ट्रोजन बनाए। ये काम कौन करता है, LH। यानी LH का काम है क्या, सेक्रीट करवाना, सेक्स हार्मोन। क्या सेक्रीट कराना, सेक्स हार्मोन। बात आया समझ में, दोनों में। और FSH का क्या काम है, दोनों में क्या सेक्रीट करवाना, गैमेट। यानी मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम। क्लियर हो गया क्या, नहीं हुआ, चलो बहुत बढ़िया। टोटल कितने ग्लैंड, टोटल कितने हार्मोन हो गए, 6 हो गया। 7वां लिख लीजिए लास्ट, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसमें लिखिएगा यह
शिशु के जन्म के बाद दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। इट स्टिमुलेट मैमेमरी ग्लैंड फॉर मिल्क सेक्रीशन। इट स्टिमुलेट मैमेमरी ग्लैंड्स फॉर मिल्क सेक्रीशन। फॉर मिल्क सेक्रीशन, ये मैमेमरी ग्लैंड को किसके लिए स्टिमुलेट करेगा? मिल्क सेक्रीशन के लिए। ठीक है, दो हार्मोन्स मिल्क सेक्रीशन के लिए स्टिमुलेट करते हैं, कौन कौन से? लैक्टोजेनिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे बॉन्ड BOND कॉमा बाइंडिंग और लव हार्मोन, इसे बॉन्ड बाइंडिंग तथा लव हार्मोन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बॉन्ड बाइंडिंग एंड लव हार्मोन। ठीक है, कॉमा यह संतान और मां के बीच भावनात्मक संबंध बनाने का कार्य करता है। इट क्रिएट इमोशनल रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। संतान और मां के बीच में जो इमोशनल रिलेशन है, किस हार्मोन के कारण से है? ऑक्सीटोसिन के कारण से है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसे कृत्रिम रूप से बनाना प्रतिबंधित है। आर्टिफिशियल प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इज इनहिबिटेड। इसे कृत्रिम रूप से बनाना प्रतिबंधित है। लिख लिए? तो देखो, मिल्क सेक्रीशन के लिए ना LTH का नाम बहुत कम जगह आता है। ज्यादातर एग्जाम में आप घटना चक्र बनाइएगा तो किसका नाम आया है? ऑक्सीटोसिन का ही नाम ज्यादा आता है। और ऑक्सीटोसिन अगर ऑप्शन में नहीं है तब आप ऑप्शन में किसे बता सकते हो? लैक्टोजेनिक हार्मोन को बता सकते हो, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन में यही देगा, ऑक्सीटोसिन। इसका क्या क्या नाम है? लव हार्मोन, बॉन्ड हार्मोन, बाइंडिंग हार्मोन। बच्चा और माँ में जो प्रेम होता है वो किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन। नहीं रहेगा तो उस बच्चे के साथ बाकियों जैसा ही बर्ताव माँ भी करेगी। ठीक है, इसी के कारण होता है, इसलिए इसका ये 3 नाम दिया गया है। कृत्रिम रूप से बनाना क्यों बैन है? क्योंकि ये बहुत तेजी से सेल डिवीजन कराने का काम करता है। समझ में आ रहा है? जैसे आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में गाय का दूध समय निकाला जाता है, सुबह में और शाम में। और शहर वगैरह में देखिएगा, गाय को सबके दरवाजे पर दूध निकाल बेचता है, तो उसको कौन सा सुई लगा देता है? ऑक्सीटोसिन का। अब ऑक्सीटोसिन का सुई लगा दिया तो गाय में भी ये सेम इमोशंस आने लगेगा और मेमोरी ग्लैंड्स से उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा और बार बार दूध उसका निकालेगा। अब सुई लगा देने के बाद वो ऑक्सीटोसिन कहाँ मिक्स हो गया? उसके ब्लड में, तो उसकी जीवन अवधि क्या हो जाएगी? घट जाएगी। गाय भी जल्दी मरेगी, उसका दूध जो पी रहा है वो भी कैंसर से जल्दी मरेगा। ऑक्सीटोसिन से सबसे अधिक क्या होता है? कैंसर। तो उस इंसान भी जो पी रहा है उसका दूध कैंसर से मरेगा। तो दूध पीना और खतरनाक है अगर ऑक्सीटोसिन वाला मिल गया तो। और भी इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। रात में छोटा सा लौकी है, कद्दू, उसमें दे दिया ऑक्सीटोसिन का सुई, सुबह 2 किलो का हो गया। रात भर में सोचो कितना तेजी से सेल डिवीजन कराया, और एकदम हरा हरा ताजा दिखाई देगा। आप खुश हो जाओगे देख के कि 20 रुपया में दे रहा है, वो 5 रुपया का चीज नहीं है। माना तो बहुत चीज है, यूज होता है कि नहीं होता है? जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी से सब जुगाड़ कर लेता है, समझ गए? तो ये है क्या? प्रतिबंधित है, बैंड है। तो सब्जी वगैरह में, फलों में छोटा सा कोड़ा है, उसमें ऑक्सीटोसिन लगा दिया, रात भर में वो क्या हो गया? उसमें सेल डिवीजन हो गया, वो ग्रोथ कर गया, तो वो हानिकारक है। वैसा फल सब्जी खाने के बाद क्या होगा? कैंसर होगा। और भी ज्यादा इसका दुरुपयोग होने लगा था छोटे बच्चा सब में। सेल डिवीजन तो ह्यूमंस में भी करेगा ही ना। तो 10 साल 12 साल का बच्चा है, लड़का है लड़की है, उसको लगा दिया ऑक्सीटोसिन का सुई और लगातार 15 दिन का इसका डोज दे दिया,
तो 12 साल 14 साल का बच्चा कितने साल का दिखने लगेगा? 18 और 20 साल का दिखने लगेगा। तो अनैतिक कार्यों में, देह व्यापार, इन सब कार्यों में इसका दुरुपयोग होने लगा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया, बैन कर दिया। क्लियर है? तो ये बैंड हार्मोन होता है, क्या नाम है इसका? ऑक्सीटोसिन। और नेचुरल रूप में इसे कौन सेक्रीट करेगा हम लोगों का? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रीट करेगा। ओके, हाँ हाँ, दो मुर्गा में दो, उसी का जान लेने पे तुम लोग तुले हुए हो। एक बार और कोरोना आ जाए और कोरोना फैले मुर्गे से, मुर्गा का कल्याण हो जाएगा। शुरू शुरू में कोविड जब फैला था, कोरोना जब फैला था, तो उस समय क्या था? सबसे पहला आया था कि मुर्गा खाने से होता है कोरोना। WHO क्या कहा था? मुर्गा से कोरोना फैलता है। तो मुर्गा खाना ही लोग छोड़ दिया था। 10 रुपया 20 रुपया किलो मुर्गा बिक रहा था, आदमी घर में था, मुर्गा रोड पर था। ठीक है, लॉकडाउन किसके लिए लगा था? इंसान के लिए लगा था। तो हम आप कहाँ थे? घर में। बाहर निकलते थे तो पुलिस वाले भाई साहब लोग डंडा लेके तैयार थे, दौरा दौरा मारता था सब। राशन का दुकान भी शाम में खुलता था, याद है कि भूल गए? 2-3 घंटा के लिए ही राशन का दुकान खुलता था। वो भी दुकान के आगे घेरा लगाया हुआ रहता था, उहे घेरा में खड़ा होना है, फिर धीरे धीरे पंक्तिबद्ध जाना है, 2 गज दूरी रखो ना। तो दुकानों पर पुलिस वाला खड़ा है, सब थोड़ा सा अफरा तफरी करो, पीछे से 4 सटा मारेगा। तो उस समय मुर्गा सब कहाँ घूम रहा था? सड़क पर घूम रहा था। कहता था कि आके पकड़ के दिखाओ। डरे कोई पकड़ता था उसको? नहीं पकड़ता था। अब फिर अगले दिन WHO अपना रिसर्च दे दिया, मुर्गा खाने से नहीं होता है कोरोना। अब आदमी बाहर निकल गया, मुर्गा सब घर में चला गया, और एक ही बार 10 रुपया किलो से हो गया 150 रुपया किलो। जितना सब भूखड़ बैठा हुआ था, 1 साल 1 महीना नहीं खाया था, वो टूट पड़ा सब मुर्गा के ऊपर। मुर्गा खलेरी आएगा, ढेर अर्थ करोगे ना तो आएगा खलेरी कोरोना। इसी जीव पर नेपाल में एक बार आया था, कौन सा था डिजास्टर? नेपाल के काठमांडू में आया था ना, पूरा काठमांडू नष्ट हो गया था। नेपाल के काठमांडू में आया था, भूकंप आया था, पूरा का पूरा खत्म हो गया। वह 14 या 15 में था, उस 14 में था। उसमें जब रिसर्च हुआ, तो रिसर्च के बाद क्या बोला वैज्ञानिकों ने? वहां के कॉस्मोस पर जब रिसर्च किया ना, तो वहां के कॉस्मोस में कुछ वैसी ध्वनि थी जैसे कोई कराहता है, दर्द में रहता है तो जो ध्वनि होती है ना, उसके वहां के कॉस्मोस में वो चीज था। तो वहां पर एक कोई मंदिर है, उस मंदिर में सबसे ज्यादा भैंसे की बलि दी जाती है, भैंसा का बलि दिया जाता है। तो इतना भैंसा का बलि दिया गया था कि वहां का पूरा क्लाइमेट ही जो था वो खराब हो चुका था। तो दावा किया गया उससे ढेर मुर्गा काटोगे तो मुर्गा तो कराह रहा है, अब कराह रहा है तो उसके मांस में कौन कौन सा हार्मोन है, क्या क्या है, और उसको खा रहे हो। खाते तो बताते नहीं खाने के लिए, नहीं खाना चाहिए। खाने वाला और भी बहुत सारा चीज है, खा सकते हो, बहुत सारा चीज खाने वाला है। तो खाने वाला है मुर्गा, मुर्गा तो गंदा चीज है, सिर्फ कैसे खा लेता है? कीड़ा मकोड़ा वो खा रहा है, गंदगी खा रहा है, उसको तुम लोग खा रहे हो। हैं? सोचना चाहिए क्या खाना है। इसको कब्रिस्तान बना के रखे हुए हो। पेट क्या है? कब्रिस्तान है। मरा हुआ जानवर इसके अंदर जा रहा है तो क्या है जी? कब्रिस्तान है ना है। इसको ठीक ठाक रखने के लिए ठीक ठाक चीज खाना चाहिए। बकरा खा रहा है, मुर्गी खा रहा है, सब ठीक है, नहीं खाना चाहिए। समझ गए? खाली आ जाएगा कोरोना। एक वो समझदार जीव था, मतलब एक बार क्लास में भी समझाए, जब क्वेश्चन कर दिया कि सर नहीं खाएंगे तो हम लोगों से ज्यादा मुर्गा का जनसंख्या बढ़ जाएगा, पूछा था एक बार। अभी वही पूछने वाले थे तुमसे पहले, हम ही कह दिए ठीक है। हम कहे कि तुम ही को मिला है बैलेंस करने का ड्यूटी, कि खा खा के तुम बैलेंस करो। अरे भाई डार्विन का थ्योरी है, कौन सा थ्योरी दिया था डार्विन? बताया था ना आप लोगों को, संतान, थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन। तो थ्योरी ऑफ ओवर प्रोडक्शन, मुर्गा बना कैसे रहे हो? तो पोल्ट्री फार्मिंग में करंट से तो मुर्गा तैयार कर रहे हो, जबरदस्ती अंडा उससे दिलवा दिलवा करके पोल्ट्री फार्मिंग में तैयार किया जा रहा है, वो काम बंद होगा, खत्म मामला। ऑक्सीटोसिन भी देता है, और उसमें पोल्ट्री फार्मिंग में इतना हीट दिया जाता है ना उसको, इलेक्ट्रिक फार्मिंग, उसके दाना में बहुत सारा चीज दिया है, बहुत खराब तरीके से प्रोडक्शन उसका किया जाता है। और किसी के ऊपर इतना अत्याचार करके उसको मार के खा जाना है। हत्या करके खा रहा है सब। नहीं छोड़ो, देखो ये नहीं करे, छोड़ दो। एक नॉर्मली अपने मन से इसके ऊपर एक विचार करो, सोचो तो दिखाई देगा क्या खाना चाहिए। कहेगा प्रोटीन है, तो उससे 10 टाइम्स अधिक प्रोटीन है 10 सोयाबीन के दाना में। एक दुना नहीं, 10 गुना अधिक प्रोटीन है। टेस्ट अच्छा है तो टेस्ट तो बहुत चीज का। अब आपकी उंगली काट दे, उंगली काट के कहेंगे लाइए बना के खाते हैं, छटपटाओगे एकदम।
हाँ देखो परफेक्ट चीज बोला है। तब ये दिव्य ज्ञान उसके पास है, वो नहीं खाता होगा क्या जी? बिल्कुल। ये पहले खूब खाता था, इसको एक दिन डांटे, इसको बाद छोड़ दिया खाना, देख रहे हो फिट हो गया है। ठीक है, जितने सारे शक्तिशाली जानवर हैं, जैसे हाथी हो गया, वो खाता है, सबसे शक्तिशाली हाथी खाता है। जिराफ खाता है क्या? नहीं खाता। गेंडा उतना बलवान होता है, वो खाता है क्या? शाकाहारी लोग ज्यादा फिट होते हैं। अभी देखिए आपके ये भारत के एक नामी क्रिकेटर, क्या नाम है, विराट कोहली जी। विराट कोहली पहले खाते थे, बाद में क्या हो गए, वेजिटेरियन। जब परफॉर्मेंस गड़बड़ा गया उनका क्रिकेट में, तो सोचे कि क्या करें, तो प्रयोग किए, वेजिटेरियन हो गए। देखो फिट है एकदम। और देखो इनको, देखो बॉडी बिल्डर हैं, जॉन अब्राहम, एक्टर हैं बॉलीवुड के हैं। तो जॉन अब्राहम आने के बाद वो अपने इंटरव्यू में बताए हैं कि वो क्या है, वेजिटेरियन है। मांस खाने से बल थोड़े मिलता है। देखो बुलाओ, कौन खूब, इसमें कौन मांस खाता है खूब बलवान हो, गेंडा हो, उसको बुलाओ तो यहाँ पर देखे। उसको कुछ नहीं करेंगे, 20 बार डिप्स मरवाएंगे, वो जीभ निकाल के हाँफेगा यहीं पर। बलवान उससे थोड़े, मुर्गा मुर्गी खाएगा बलवान, मुर्गा में अपने बल नहीं है, उसको खा के तुमको बल कहाँ से मिलेगा? वो तो अपने बेचारा निरीह पशु है। कई लोग कहता है कलेजी खाने से कलेजा मजबूत होता है, उसका कलेजी इतनी चुकी है, वो अपने डेरपोक कलेजी है, डांट दो तो उसको हार्ट अटैक आ जाए, और उसका कलेजी खा के तुम्हारा कलेजी मजबूत हो। ये सब फिजूल का बात है, कोई प्रोटीन वगैरह वैसा नहीं मिलता, उससे अधिक प्रोटीन वाला चीज पड़ा हुआ है। क्लियर है? चलो क्या लिखवाए थे लास्ट? ऑक्सीटोसिन। ठीक है, किसी भी पॉइंट में 1 मिनट के अंदर पूरा पॉइंट देख लीजिए जितना लिखे हैं, और किसी में डाउट है तो बोलिए। और इस सबका टेस्ट आप लोगों को आज तो छोड़ रहे हैं, एक कल भी होगा, एक परसों भी होगा टेस्ट। 50-50 क्वेश्चन का रहेगा, 15 मिनट में क्लास में बनाओगे, 10 मिनट में उसका आंसर मिलवा देंगे, और उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे भी। अभी केमिस्ट्री में कोई चैप्टर कहाँ हुआ है, क्या शुरू किए थे? हाँ अभी तो नॉर्मल चल रहा है उसमें। चलो देख लो जल्दी, 1 मिनट टाइम दिए हैं, 1 मिनट में कोई डाउट है तो बताओ। तुमको भी बोले हैं कॉपी देखने के लिए। हेडिंग बना लो, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए। हो गया, थायराइड ग्लैंड। इसमें लिखिएगा, थायराइड ग्लैंड में लिखिएगा, यह मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। इट इज द लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है, लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, लोकेटेड बिटवीन, लोकेटेड बिटवीन ट्रैकिया एंड विंड पाइप, जो लोकेटेड बिटवीन ट्रैकिया एंड विंड पाइप, जो ट्रैकिया और श्वास नली के बीच, जो ट्रैकिया और श्वास नली के बीच स्थित है, ट्रैकिया और श्वास नली के बीच स्थित है। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट सेक्रीट थायरोक्सिन विच कॉन्टेन
इट सेक्रेट थायरॉक्सिन विच कॉन्टेन आयोडीन। इसमें यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, यह थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है जिसमें आयोडीन पाया जाता है, जिसमें आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, पहला लिखिएगा रोग का नाम, पहला लिखिएगा क्रेटिनिज्म, पहला लिखिएगा क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म, क्रेटिनिज्म। इसमें लिखिएगा यह रोग बच्चों में होता है, यह रोग बच्चों में होता है। इट कॉज्ड चिल्ड्रेंस, इट कॉज्ड चिल्ड्रेंस, यह रोग बच्चों में होता है जिसमें उनका, जिसमें उनका शारीरिक तथा मानसिक विकास रुक जाता है। इन विच देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ डिस्टरप्टेड, इन विच देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ डिस्टरप्टेड, जिसमें उनका शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है। ठीक है, तो क्रेटिनिज्म डिजीज किसमें होगा? बच्चों में। इस बीमारी में क्या होता है? बच्चे का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ दोनों क्या हो जाता है? रुक जाता है। दूसरी बीमारी होती है, लिखना मिक्सोडीमा, 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 मिक्सोडीमा। इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह वयस्क व्यक्तियों में होता है। इट कॉज्ड एडल्ट पर्सन, इट कॉज्ड इन एडल्ट पर्सन, यह वयस्क व्यक्तियों में होता है। इसका लक्षण लिखिएगा, सिम्टम्स, लक्षण में लिखिएगा आंख की पुतली, आंख की पुतली, आईलिड्स, कॉमा जीभ, जीभ, कॉमा चेहरा, कॉमा घुटना, घुटना इत्यादि में सूजन, इत्यादि में सूजन, स्वेलिंग इन आईलिड्स, फेस, टंग एक्सेट्रा। ठीक है, तीसरा बीमारी लिखिएगा हैशीमैटो डिजीज, थर्ड में लिखिएगा हैशीमैटो डिजीज, हैशीमैटो डिजीज। इसमें लिखना इसे थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या कहते हैं, इसे थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या कहते हैं। इट इज कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, इट इज कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का आत्महत्या कहते हैं। इसमें, इसमें एंटीबॉडीज मिलकर, एंटीबॉडीज मिलकर, मिलकर थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती हैं, थायराइड ग्रंथि को नष्ट कर देती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड इन विच एंटीबॉडीज, इन विच एंटीबॉडीज अटैक्स ऑन थायराइड ग्लैंड, अटैक्स ऑन थायराइड ग्लैंड, अटैक्स ऑन थायराइड ग्लैंड। चौथा और लास्ट डिजीज लिख लेना, ग्वाइटर, ग्वाइटर, घेंघा, हिंदी में इसको कहा जाता है घेंघा, ग्वाइटर। इसमें लिखिएगा, इसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाती है, इसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाती है। थायराइड ग्लैंड श्रिंक्ड इन दिस डिजीज, थायराइड ग्लैंड श्रिंक्ड इन दिस डिजीज। हो गया। अब देखो, ये चार बीमारी किस चीज से होगा? चार बीमारी किस चीज से होगा?
इसको कहते हैं हम लोग क्या, चारों बीमारी को कहा जाता है हाइपोथायरॉक्सिडिज्म। क्या कहा जाता है? हाइपोथायरॉक्सिडिज्म कहा जाता है इन चारों बीमारियों को, क्रेटिनिज्म को, मिक्सोडीमा को, हैसिमेटो को और ग्वाइटर को। तो देखो क्रेटिनिज्म जो होगा ये केवल किस में होता है, तो छोटे बच्चों में होता है, चाहे चिल्ड्रेंस में या चाइल्ड में होता है। अब ऐसा नहीं कि थायराइड का बीमारी केवल बड़ों में होगा, बच्चों में भी होगा। तो बच्चा में होगा तो क्या दिक्कत लाएगा? इसको जड़ मानवता भी कहा जाता है इस बीमारी को। बच्चा का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होगा ही नहीं, ठीक है। अल्प बुद्धि वाले बच्चे और अल्प शरीर वाले बच्चे, उनके शरीर का भी पूर्ण विकास नहीं होगा। मिक्सोडीमा जो लिखा हुआ है ना, ये मिक्सोडीमा किसमें होता है? एडल्ट पर्सन में, वयस्क व्यक्तियों में थायराइड का जो लक्षण होता है वो क्या होता है? मिक्सोडीमा। तो मिक्सोडीमा में क्या होगा? बच्चे का पूरा चेहरा में स्वेलिंग, बड़े ये होगा किसमें? बड़ों में। तो बड़ों का चेहरा फूल जाएगा, जीभ फूला हुआ रहेगा, घुटना के नीचे का भाग फूला हुआ रहेगा। तो एडल्ट पर्सन में जो थायराइड का लक्षण होता है वो क्या दिखाई देगा? मिक्सोडीमा, ठीक है। हैसिमेटो डिजीज जो है इसमें क्या होता है? तो हम लोगों के बॉडी में पाया जाने वाला जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का क्या काम है? बीमारी से क्या करता है? बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन है? एंटीबॉडी। यही एंटीबॉडी का संख्या शरीर में बढ़ जाता है, यानी शरीर में ज्यादा एंटीबॉडी भी रहना खतरनाक है। तो जब एंटीबॉडी बढ़ गया तो ये थायराइड ग्लैंड को मार देता है। तो इस डिजीज को कहा जाएगा हैसिमेटो डिजीज। अब ये जो एंटीबॉडी है हम लोगों के शरीर में जन्म के साथ बनना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो डॉक्टर द्वारा क्या कहा जाता है कि बच्चे को माँ का पहला दूध जरूर पिलाइए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि माँ के पहले दूध में पाया जाता है कोलेस्ट्रम। क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रम, जिसके चलते दूध जो होता है वो किस रंग का होता है? पीला रंग का होता है। ये दूध जब बच्चा पीता है, फर्स्ट मिल्क जो पीता है, उससे उसके शरीर में किसका विकास होता है? एंटीबॉडी का। तो पहला तो एंटीबॉडी कौन बनाया? कोलेस्ट्रम बना दिया। नहीं मिला तो उसका एंटीबॉडी नहीं बनेगा उस समय। दूसरा एंटीबॉडी कौन बनाता है? तो हम लोगों के हार्ट के बगल में एक ग्लैंड है, पढ़ा जाएगा इसके बारे में भी, थाइमस ग्लैंड। ये कहां पर है? हार्ट के बगल में। ये एक हार्मोन बनाता है। कौन सा हार्मोन? थाइमीन। और ये थाइमीन हार्मोन भी हम लोगों के शरीर में किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडीज का। क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है कि बुढ़ापे में मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अदृश्य हो जाती है? तो थाइमस ग्लैंड। बुढ़ापा में क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो एंटीबॉडी ये भी बनाता है। तीसरा एंटीबॉडी कौन बनाता है? हम लोगों का व्हाइट ब्लड सेल, WBC, वो भी क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी अगर जरूरत से ज्यादा बन गया तो थायराइड को नष्ट करेगा, उस डिजीज को कहेंगे हैसिमेटो डिजीज। और चौथा रोग कौन सा है? घेंघा। तो घेंघा दो प्रकार का होता है। एक वो घेंघा होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाता है, और एक होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाता है। तो जो फूल जाता है ना उसको टॉक्सिक ग्वाइटर कहते हैं। वो थायरॉक्सिन की अधिकता से होता है। समझ में आ रहा है? ये किससे हो रहा है? थायरॉक्सिन की कमी से। क्लियर? अगला पॉइंट लिखिएगा। ड्यू टू हाइपरथायरॉक्सिडिज्म सेवरल डिजीज कॉज्ड। ड्यू टू हाइपरथायरॉक्सिडिज्म, ये हाइपो था, अब लिखना हाइपर। ड्यू टू हाइपरथायरॉक्सिडिज्म सेवरल डिजीज कॉज्ड। थायरॉक्सिन की अधिकता से निम्न रोग होते हैं। थायरॉक्सिन की अधिकता से निम्न रोग होते हैं। निम्न रोग होते हैं। पहला बीमारी लिखना, पहला लिखना एक्सो ऑफ थैलेमिया। पहला बीमारी लिखना एक्सो ऑफ थैलेमिया। एक्सो ऑफ थैलेमिया, इसमें लिखिएगा इस रोग में नेत्र गोलक अस्थिर हो जाता है। इस रोग में नेत्र गोलक अस्थिर हो जाता है। एबनॉर्मल पोर्च्यूसन, PORTUSION, एबनॉर्मल पोर्च्यूसन ऑफ आईबॉल। आईबॉल, ठीक है। इसमें क्या होगा? नेत्र गोलक, मतलब ये अस्थिर हो जाएगा। कई लोगों को देखोगे कि आंख थोड़ा सा तिरछा देखते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? एक्सो ऑप्थेल्मिया। ऑप्थेल्मोलॉजी आंख के अध्ययन को कहते हैं ना। तो एक्सो ऑप्थेल्मिया मतलब नेत्र गोलक जो होगा वो बैलेंस नहीं रहेगा। दूसरा बीमारी लिखिएगा
टॉक्सिक ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर, इसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाती है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाना, यानी ये बाहर की ओर लटक जाएगा, पूरा निकल जाएगा। उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगले पॉइंट में लिखिएगा थायरॉक्सिन की अधिकता से, थायरॉक्सिन की अधिकता से मानसिक अस्थिरता आ जाती है, मानसिक अस्थिरता आ जाती है। इसलिए इस ग्रंथि को, इसलिए इस ग्रंथि को टेम्परामेंट ग्लैंड, टेम्परामेंट ग्लैंड कहते हैं। लिखिएगा ड्यू टू एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ड्यू टू एक्सेस सेक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन बिहेवियर ऑफ पर्सन रेगुलरली चेंज्ड, बिहेवियर ऑफ पर्सन रेगुलरली चेंज्ड। थायरॉक्सिन की अधिकता से व्यक्ति के मानसिक अस्थिरता आ जाती है, इसलिए इस ग्रंथि को टेम्परामेंट ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ अ पर्सन रेगुलरली चेंज, सो दिस ग्लैंड इज कॉल्ड टेम्परामेंट ग्लैंड। ठीक है, हमने उदाहरण दिया था क्लास के कुछ बच्चों के ऊपर ही, याद है? क्या एग्जाम्पल दिए थे कि थायरॉक्सिन बढ़ गया तो बैठे बैठे दिन भर क्या करेगा, या फिर रोते रहेगा। समझ में आ रहा है? उसका क्या समझ जाना है, क्या गड़बड़ है? बोलो ना जी, बोल नहीं रहे हो, आवाज नहीं पहुंच रहा है पीछे से यहां तक। क्या गड़बड़ है? नहीं, थायरॉक्सिन लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। चलो हो गया, इतना इसमें याद कर लेना है। थायराइड में कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो तीसरा लिख लो लास्ट, उसके बाद छोड़ देंगे। पाराथायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड यही है टॉक्सिक ग्वाइटर। गला नहीं फूलता है, थायराइड ग्रंथि आगे का हिस्सा लटक जाता है। ये वो तो अलग चीज है, वो तो गला में पूरा बैंड पहन लेता है, इसमें बैंड नहीं पहना जाता है। वो गला में जिसका मोच आ गया वो बैंड लगाता है, या फिर कोई ऑपरेशन सर्जरी हुआ रहता है तब। क्या लिखे हैं? पाराथायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड को प्यूटिटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा इसमें, इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड दी थायरॉइड ग्लैंड, इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड दी थायरॉइड ग्लैंड। यह थायरॉइड ग्लैंड के पीछे है, यह थायरॉइड ग्रंथि के पीछे होती है, थायरॉइड ग्रंथि के पीछे होती है। ठीक है, हम लोग का जो थायरॉइड ग्लैंड है उसके पीछे कौन सा ग्लैंड है? पाराथायरॉइड ग्लैंड। अगला पॉइंट लिखिएगा, इट सेक्रीट सेवरल हार्मोन, यह निम्न हार्मोन स्रावित करती है। इट सेक्रीट सेवरल हार्मोन्स, यह निम्न हार्मोन स्रावित करती है। पहला, पहला लिखिएगा पाराथायरॉक्सिन, पहला लिखिएगा पाराथायरॉक्सिन। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इट इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाता है। हो गया। दूसरा लिखिएगा हार्मोन कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित रखता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित
कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन में क्या लिखवा है? ठीक है, इट कंट्रोल कैल्शियम लेवल इन ब्लड, हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, पाराथायरॉक्सिन की कमी से, पाराथायरॉक्सिन की कमी से वयस्क लोगों में, पाराथायरॉक्सिन की कमी से वयस्क लोगों में ऑस्टियो मलेशिया, पाराथायरॉक्सिन की कमी से वयस्क लोगों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया तथा बच्चों में रिकेट्स, तथा बच्चों में रिकेट्स होता है। ठीक है, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पाराथायरॉक्सिन, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ पाराथायरॉक्सिन ऑस्टियोमलेशिया इफेक्ट्स इन एडल्ट्स, ऑस्टियोमलेशिया इफेक्ट्स इन एडल्ट्स एंड रिकेट्स इफेक्ट्स इन चिल्ड्रेन। ठीक है, देखो ऑस्टियोमलेशिया ज्यादातर किस में होता है? तो महिलाओं में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनके शरीर में कौन सा विटामिन, विटामिन डी घटने लगता है। अब विटामिन डी का सीधा रिलेशन और कैल्शियम का सीधा रिलेशन किससे है? हड्डी से, बोन से है। तो बोन इसमें क्या होने लगता है? कमजोर होने लगता है। मल्टीपल फ्रैक्चर आने का जो समस्या है उसी को कहा जाता है ऑस्टियोमलेशिया। थोड़ा सा भी चोट वोट लगने पर हड्डी क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो ऑस्टियोमलेशिया हो गया। और रिकेट्स जो होता है ये बच्चा सब में होता है, इसमें हड्डी उसका नैरो और बेंट हो जाएगा, हड्डी पतला हो जाएगा और मुड़ने लगेगा कहीं कहीं से, उसको कहा जाता है रिकेट्स। तो याद रखिएगा विटामिन डी या फिर पैराथायरॉक्सिन, इन दोनों की कमी से एक ही बीमारी, बड़ों में रिकेट्स और बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया। हाँ, हाँ? वो डॉक्टर लोग फिर चलाएगा कैल्शियम का पूरा, विटामिन डी का पूरा चलाएगा सोर्स, उसको खिलाया उलाया जाएगा, सर्जरी करेगा, सीधा हो जाएगा। बच्चों का ऐसे भी जो बोन होता है ना वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल होता है तो उसमें रॉड वगैरह का यूज करके उसको प्लास्टर कर करके उसको सीधा कर दिया जाता है। ठीक है, वो ठीक हो जाता है। और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया, याद हो गया। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, सूखा, सूखा रोग क्या होता है? दिखाइएगा तब बता पाएंगे। सूखा रोग, हड्डी में सूखा रोग, अर्थराइटिस होता है हड्डी में। अर्थराइटिस अलग है, वो इससे नहीं होता। चलिए लिखिएगा नोट में पॉइंट BMD, नोट में लिखिएगा BMD ब्रैकेट में बोन मिनरल डेंसिटी। BMD बोन मिनरल डेंसिटी जांच, जांच हड्डी का परीक्षण है। बोन मिनरल डेंसिटी इज द टेस्ट ऑफ बोन, इज द टेस्ट ऑफ बोन। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी किसका जांच किया जाता है? हड्डी का। हड्डी में क्या जांच किया जाता है कि मिनरल्स घट रहा है कि बढ़ रहा है, कैल्शियम का लेवल क्या है। जैसे किसी को ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाना है, रिकेट्स का पता लगाना है, या फिर और भी हड्डी संबंधित, उसको ये जांच करवाया जाता है BMD। किसमें? हाँ, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस के थ्रू किया जाता है डेक्सा टेस्ट। हाँ, वो भी बोन का ही है, हड्डी का ही है। कल वाला क्वेश्चन लिख करके लाए हो आप लोग? कौन कौन नहीं लिखा है? बाकी लोग लिखे हैं? आप ऑनलाइन क्यों देख रहे थे? अच्छा, पिछला दिन वाला दिखाए थे आप? चेक करा लिए हैं? कल वाला कोई नहीं लिखे हो? एक लोग लिखा है, बस एक। अभी लिखवा के छोड़ेंगे, फिर सोच लेना। तो क्वेश्चन तो एगो मिलेगा ही ना, दो ही चैप्टर में है, अभी कर रहे हैं। एक क्वेश्चन लिख लो,
क्या था पिछले दिन वाला क्वेश्चन? पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट एआई का। ये तो आसान क्वेश्चन था, वो भी 120 शब्द में दिए थे। इतने सुस्त रहिएगा तो कैसे काम चलेगा? एक क्वेश्चन लिखो ना, लिखना। जैव विविधता संरक्षण में, जैव विविधता संरक्षण मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता संरक्षण में पारिस्थितिक हॉटस्पॉट, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट, पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के महत्व पर चर्चा करें, के महत्व पर चर्चा करें, कॉमा। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक एवं इसके प्रकार, एवं इसके प्रकार की व्याख्या करें। सोलह नंबर 250 शब्द। जैव विविधता का प्रकार नहीं, जैव विविधता का प्रकार थोड़ी करना है, हॉटस्पॉट का। तो हॉटस्पॉट्स क्या होता है उसका फ्लो चार्ट इसमें खूब बढ़िया से बनेगा। रेड डाटा बुक जब बताइएगा तो फ्लो चार्ट बन जाएगा, ठीक है। रेड डाटा बुक के बारे में जब बताओगे ना तो फ्लो चार्ट बन जाएगा। इसमें ध्यान रखोगे, एक चीज का जरूर जिक्र कर देना, आंसर और अच्छा हो जाएगा। इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू INSITU, इन सीटू और एक्स सीटू EXSITU, इन दोनों का जिक्र करते हुए लिखिएगा। और शब्द एग्जैक्टली 251 शब्द भी नहीं होना चाहिए। स्वस्थाने और बाह्य स्थाने संरक्षण, स्वस्थाने क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन तो एग्जैक्टली देखना होगा फिर से। अब क्या बोले थे? जैव विविधता संरक्षण में पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के महत्व पर, जैव विविधता संरक्षण में पारिस्थितिक हॉटस्पॉट के महत्व पर चर्चा करें, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट हो गया, कॉमा। रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक एवं इसके प्रकार की व्याख्या करें। रेड डाटा बुक क्या है? नहीं, रेड डाटा बुक में 8 क्राइटेरिया पर एनिमल्स को और प्लांट को बांटा जाता है। उसके 8 क्राइटेरिया, एक समाप्य, एक जो समाप्य होने के कगार पर हैं, एक हाँ, एक जिनको बिल्कुल खतरा नहीं है। इस तरीके से 8 सीरीज उसमें बना हुआ है। डेंजर्ड स्पेसीज में है। तो अभी जितना क्वेश्चन दिए हैं इसके पहले वो पढ़े थे क्या आप? रोज कुछ ना कुछ लिखते रहो, ठीक है। नहीं अभी लिख कर, हाँ बाद में तो पढ़ाएंगे, लेकिन पहले इसको लिख करके ले आना अगले दिन, ठीक है। तो अभी इतना ही रहने देते हैं, फिर इसके आगे वही टाइम रखना है, कंफर्म।